वो जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुई, उसके हाथ में छोटा सा सफेद बिल्ली का बच्चा था, जिसे वो बारिश से बचाती हुई अंदर ले आई थी। सबने हैरानी से देखा, क्योंकि वो तो यहाँ काम करने आती थी, लेकिन उसके ठाट बाट किसी नवाबी खानदान वाले थे। तान्या, ये क्या है? दिया ने आंखें फैलाते हुए पूछा। ये बिल्ली का बच्चा। वो सफेद रुई जैसा मासूम सा बिल्ली का बच्चा इस वक्त तान्या की गोद में सहमा हुआ सबको देख रहा था। अरे यार, तुम इसे ऑफिस में क्यों ले आई? विकास ने माथा पकड़ लिया। तो फिर कहाँ छोड़ आती? सड़क पर? तान्या ने मुंह बनाकर जवाब दिया। तुम्हें आदित्य सर का पता नहीं? उन्हें जानवरों से बहुत एलर्जी है। अगर तुमने इसे बाहर नहीं किया तो वो हम सबको डांट देंगे। दिया ने धीरे से कहा। अरे ऐसे कैसे डांट देंगे? छोटे से बिल्ली के बच्चे से किसी को एलर्जी क्या होती है? विकास भाई, जल्दी से कप में थोड़ा दूध गर्म करके लाओ, इस बेचारे को ठंड लग रही है। तान्या का दिल बहुत नरम था। इंसान नहीं, जानवरों का दर्द भी वो महसूस करती थी, शायद क्योंकि उसका अपना दिल भी बहुत दुखा हुआ था। उसने बिल्ली को दूध पिलाया और अपनी गोद में बिठाकर गर्माहट देने लगी। ऑफिस का काम छोड़कर वो अब बिल्ली के साथ खेल रही थी। बाकी सबने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि सब जानते थे कि इस लड़की की नहीं चलती। लेकिन आदित्य के पिता की तरफ से इसे खास छूट मिली हुई थी। तभी बिल्ली अचानक तान्या के हाथ से निकल गई और कभी एक टेबल पर चढ़ जाती तो कभी किसी की गोद में। पूरा ऑफिस उस छोटे से बिल्ली के बच्चे की वजह से डिस्टर्ब हो चुका था। तभी पियून भागते हुए आया। सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं। सबके चेहरे उतर गए। आदित्य बहुत सख्त और गुस्सैल आदमी था। जितना वो स्मार्ट और हैंडसम था, उतना ही अंदर से रूखा और गुस्से वाला। कुछ दिन पहले ही उसके पिता ने कंपनी उसके हवाले की थी, वरना वो ज़्यादातर अपना वक्त विदेश में ही रहता था और यहाँ एडजस्ट करना उसके लिए मुश्किल था। ऊपर से यही तान्या, जमींदार राकेश राठौर की बेटी, जिसने सबका जीना हराम कर रखा था, सबसे छोटी थी। काम आता जाता नहीं था, फिर भी मोटी सैलरी और ऊपर से रोज नया तमाशा। आदित्य को उसे संभालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता था। आज फिर उसने हद कर दी थी। आदित्य अंदर आया तो सब खड़े हो गए। उसकी कड़क निगाहें पूरे ऑफिस पर घूमी। तभी टेबल के नीचे से तान्या की मीठी सी आवाज आई। पुकी, प्यारी पुकी, बाहर आ जाओ। आदित्य के कदम वहीं थम गए। सबकी नजरें तान्या पर टिक गईं, जो हंसते हुए बिल्ली को गोद में लिए खड़ी थी। अगले ही पल उसकी हंसी गायब हो गई जब उसने देखा कि आदित्य गुस्से से उसे घूर रहा है। ये सब क्या हो रहा है? उसकी आवाज पूरे ऑफिस में गूंज उठी। डर के मारे बिल्ली फिर से उसकी गोद से कूद गई और सबके बीच इधर उधर भागने लगी। आदित्य का गुस्सा और बढ़ गया। विकास, अभी के अभी इस बिल्ली को ऑफिस से बाहर करो। वो चिल्लाए तो तान्या दोबारा उस बिल्ली को पकड़ने की कोशिश में आगे बढ़ी, मगर फिर अपनी जगह ठिठक गई। बिल्ली का बच्चा आगे आगे भाग रहा था और विकास उसके पीछे पीछे। आखिरकार वो पकड़ में आ ही गया। ले जाओ इसे यहाँ से दूर, छोड़ आओ, आदित्य ने गुस्सा दबाते हुए कड़े लहजे में कहा। विकास भाई रुको प्लीज। तान्या ने फौरन अपनी कैप शॉल उतार कर बिल्ली को उसमें लपेट दिया। उसकी इस हरकत पर आदित्य को और गुस्सा आ गया। ये लड़की आखिर इतनी बेवकूफ क्यों है? ऑफिस के नियमों की भी परवाह नहीं करती। उसने चारों तरफ देखा। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त होने का दिखावा कर रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि नजर उठाकर तान्या को देख भी ले। पूकी को इसमें लपेट कर ले जाओ, बाहर बहुत ठंड है। तान्या अब खुद कांप रही थी, लेकिन फिर भी बिल्ली की फिक्र कर रही थी। विकास ने एक नजर आदित्य की तरफ डाली, जैसे कि उसकी इजाजत चाह रहा हो। आदित्य की आंखें उस शॉल पर टिकी, फिर होंठ भी कड़क कर बोला, ठीक है ले जाओ, अभी और तमाशा नहीं चाहिए। फिर उसने सख्त नजरें तान्या पर टिकाईं। मिस तान्या, मेरे कैबिन में आइए। उसका लहजा इतना ठंडा और डराने वाला था कि सबकी सांसें थम गईं। तान्या अच्छे से दुपट्टा ठीक करते हुए उसके पीछे पीछे कैबिन में दाखिल हुई। आज वो पीले सूट में सचमुच गुड़िया जैसी लग रही थी। आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, स्वेटर लेकर क्यों नहीं आई? तान्या को लगा था कि वो बिल्ली के बच्चे के बारे में सवाल करेगा, मगर ये सुनकर हैरान रह गई। सर आज जल्दी में भूल गई, उसने लंबी पलकों के साए में झिझकते हुए कहा। उसकी ये अदा आदित्य के गुस्से को और भड़का गई। अब सारा वक्त इसी हालत में बैठकर काम करोगी? वह आगे झुककर उसकी फाइल पर कलम चला रहा था। तान्या ने झट से खुद को देखा। उसका पहनावा ऑफिस की बाकी लड़कियों से कई बेहतर था।
ऑफिस में ज्यादातर तो सिर्फ स्कर्ट से ही लेती थी। हमने क्या बुरा किया सर? उसने मुंह फुलाकर कहा। आदित्य ने उसे एक नजर देखा, फिर अपनी जगह से उठकर उसके और करीब आ गया। तान्या थोड़ा घबरा गई और पीछे हट गई। यूं तो वो घबराने वाली लड़की नहीं थी, लेकिन आदित्य के सामने अजीब सी बेचैनी घेर लेती थी। उसकी आंखों की तेज चमक तान्या को भीतर तक काट रही थी। सर्दी में इस तरह के कपड़े डूब मरने जैसे हैं। उसकी धीमी आवाज सुनकर तान्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराकर अपना दुपट्टा और कसकर ओढ़ लिया। आगे से बिना स्वेटर के मत दिखना मुझे। और ये बिल्ली वाले तमाशे, हाँ, सोचना भी मत कि मैं भूल गया हूँ। वो अपनी सीट पर वापस बैठ गया। तान्या तुनक कर बोली, आप हमें ऐसे मत डांटिए, हमने कुछ गलत नहीं किया। आपने तो जुल्म किया है, इतनी ठंड में पूकी को बाहर निकाल दिया। वो इस वक्त उसके बच्चे का जिक्र करने लगी तो आदित्य का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। तान्या उस बिल्ली के बच्चे को उसके काल्पनिक बच्चे से जोड़ रही थी, जिसका तो अभी कोई नामो निशान भी नहीं था। शादी होगी तो बच्चे आएंगे ना। उसकी ये मासूम बेबाक बात सुनकर आदित्य गश खाकर गिरने ही वाला था। मिस तान्या, आपकी जुबान बहुत चलती है, इसे बंद रखा कीजिए और जब खोला कीजिए तो सोच समझ कर। वो उसे गुस्से से घूर रहा था। एक तरफ उसे चिढ़ाने वाली बातें करता, दूसरी तरफ उसी की फिक्र में खोया रहता। इस एहसास को वो समझना ही नहीं चाहता था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उसकी इजाजत से मीरा अंदर आई। सर, ये आपने मंगवाया था। आदित्य ने इशारे में पैकेट टेबल पर रखने को कहा। मीरा ने जाते जाते तान्या को एक बार देखा और बाहर निकल गई। आदित्य ने पैकेट खोला तो उसमें खूबसूरत पश्मीना की शॉल थी। तान्या की आंखें हैरत से फैल गईं। आदित्य उठकर शॉल उसके कंधों पर डाल आया। तान्या बस उसे देखती रह गई। उसकी ग्रीन आंखों से जब नजरें मिली तो कुछ पल कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। तभी आदित्य का फोन बज उठा। वो पीछे हट गया और कॉल रिसीव करने लगा। मिस तान्या, अब आप जा सकती हैं। वही ठंडी और सख्त आवाज। तान्या शॉल को अच्छे से लपेटती बाहर जाने लगी, फिर ठिठक कर रुकी। सर, इसकी जो भी कीमत है आप मेरी सैलरी से काट दीजिए। उसकी नाजुक मीठी आवाज पर आदित्य ने उसे घूर कर देखा। कीमत? मिस तान्या, तुम्हारी आधी से ज्यादा सैलरी कट जाएगी। फिर उसने सर झटक कर कॉल पर ध्यान दिया। कॉल पर एक महिला की आवाज थी। आदित्य, ये लड़की कौन थी? अभी जो ऑफिस में थी। दूसरी तरफ कुमुद जी थी। वो थोड़ी नरम आवाज में पूछ रही थी। कोई नहीं दादी जी, ऑफिस में काम करने वाली। आप बताइए, सब खैरियत? आदित्य ने घड़ी देखते हुए पूछा। तुम्हारे दादाजी तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम आकर मिल लो उनसे। कुमुद जी के लहजे में अपनापन था। आदित्य ने गहरी सांस ली। ठीक है, आ जाऊंगा। हैरानी की बात थी कि आज उसने बिना बहस किए हामी भर दी थी। कुमुद जी बेहद खुश हो गईं। उनकी आंखों में चमक आ गई। अच्छा आदित्य, ये लड़की कौन है? नाम तो बता दो ना। जाने क्यों मुझे लग रहा है कि वो तुम्हारे लिए बहुत खास है। आदित्य के होठों से जैसे अनजाने में निकला, तान्या। तान्या का नाम उसके लबों से निकलना ही उसके दिल की धड़कन को तेज कर गया। वाह, बहुत प्यारा नाम है। कुमुद जी ने दिल से तारीफ की। आदित्य ने बात को टालने के लिए इधर उधर की बातें की और कॉल काट दी। गहरी सांस भरते हुए उसके जहन में पुरानी यादें लौट आईं। संजना, उसकी एक्स वाइफ। जबरदस्ती उसे शादी करवाई गई थी, लेकिन संजना को उससे नहीं बल्कि उसके पापा के दोस्त के बेटे अथर्व से प्यार था। संजना ने तो उससे पहले ही रिश्ता तोड़कर भाग जाने की कोशिश की थी। वो शादी निभाना नहीं चाहती थी। जब दादाजी ने आदित्य की गैरत को ललकारा और उसे संजना को तलाक देने को कहा तो आदित्य का खून खौल उठा। वो संजना से मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसे तलाक देना अपनी तौहीन समझता था। वो उसकी पत्नी थी, चाहे नाम की ही सही। उसे ये गवारा नहीं था कि संजना तलाक लेकर अथर्व से शादी करे। उस वक्त तो उसका जी चाहता था कि संजना और अथर्व दोनों को गोली मार दे। रमन जी ने सारा मामला अपने हाथ में ले लिया और बड़ी मुश्किल से आदित्य को तैयार किया कि वो संजना को तलाक दे दे। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारकर उसके पैरों में रखनी चाही तो आदित्य का दिल कांप उठा। रमन जी नहीं चाहते थे कि खून खराबा हो। फिर तय हुआ कि आदित्य रमन जी की बात मानकर चुपचाप संजना को तलाक दे देगा और उसका रिश्ता अथर्व से कर दिया जाएगा। आदित्य ने खामोशी से तलाक दे दी, लेकिन इसके बाद वो ऐसा चुप हुआ कि सबसे रिश्ते तोड़ बैठा। उसने हवेली की तरफ पलट कर भी नहीं देखा और दुबई लौट गया।
लंबे अरसे बाद वो भारत आया और उसके साथ भारत की कड़वी यादें भी लौटी थी। उसे रमन जी से रिश्ते तोड़े 1 साल हो चुका था और जब से वो उनसे नाराज होकर गया था, तब से रमन जी बिस्तर पकड़ चुके थे। उन्हें एहसास था उन्होंने अपने सबसे प्यारे पोते का दिल तोड़ दिया, वही पोता जो उन्हें सबसे ज्यादा अजीज था। अब आदित्य 1 साल बाद अपने दादाजी से मिलने को राजी हुआ था। कुमुद जी, जो हवेली को दुल्हन की तरह सजा रही थी, उनके जीते जी ये दिन आ गया था। यही सोचकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। ये शॉल तो तुम पहनकर ही नहीं गई थी ना? घर लौटकर उसकी माँ उमा जी ने गंभीरता से पूछा, तो तान्या ने छोटा सा जवाब देकर सारी बात बता दी। उमा जी ने शॉल को हाथ लगाकर देखा, वो काफी कीमती थी, कल इसे वापस कर देना। उमा जी ने बिना कोई लंबी बात किए सख्ती से कहा, माँ, मैंने उन्हें कह दिया था कि वो इसकी कीमत मेरी सैलरी से काट ले, और ये शॉल तो कितनी प्यारी है, तान्या ने मासूमियत से कहा। उमा जी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, जितना कहा है उतना करो, कल ये उन्हें लौटा देना, बात खत्म। माँ के सामने तान्या कम ही बोलती थी। उसके बाबा की मौत के बाद माँ थोड़ी सख्त मिजाज हो गई थी। वह अक्सर चुप रहती थी या कभी कभी चिड़चिड़ी हो जाती थी। तान्या जानती थी कि माँ के सामने ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। एक वक्त था जब उसके बाबा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। हॉस्पिटल ले जाने के बावजूद भी उन्हें बचाया न जा सका। इस हादसे के बाद उसके बाबा का बिजनेस भी पूरा तरह से टूट गया, क्योंकि उनके पार्टनर ने धोखा देकर सब कुछ हड़प लिया था। इस सदमे ने उसके बाबा की जान ले ली। उस वक्त बाबा के सबसे करीबी दोस्त गगन ने ही उन्हें संभाला था। उन्होंने कोशिश की कि उस शख्स को ढूंढ सके जिसने उनके दोस्त को धोखा देकर उनकी मौत की वजह बनाई, लेकिन पता नहीं लगा सके। गगन ने आर्थिक मदद करनी चाही, मगर उमा जी ने लेने से साफ इनकार कर दिया। बड़े घर से निकलकर माँ बेटी एक छोटे से घर में आ गई। इसी दौरान गगन जी ने तान्या को अपने ऑफिस में नौकरी दिला दी, ताकि उनका सहारा बन सके। अचानक अमीर से गरीब हो जाना आसान नहीं होता। एक तरफ पति का सहारा छिन जाना और दूसरी तरफ घर भी चला जाना। जिंदगी एकदम बदल गई थी। खाना बनाते बनाते उमा जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो अपने पति को याद करते हुए बोली, 6 महीने हो गए तुम्हें गए, लेकिन लगता है जैसे कल की ही बात हो। तान्या माँ को रोता देख खुद भी उदास हो गई। माँ, आप रो रही हैं? उसने आंसू पोंछते हुए पूछा। नहीं बेटा, बस आंखों में कुछ चला गया था, माँ ने नजरें चुराकर कहा। तान्या ने माँ के आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, आप परेशान मत होइए, मैं कल शॉल लौटा दूंगी। मैं अपनी माँ को ऐसी ही शॉल लेकर दूंगी। इतना कहकर वो अपनी माँ के गले से लग गई। आज अगर अमन जिंदा होते तो बिना कहे अपनी बेटी को ऐसी 10 शॉलें दिला सकते थे जो उसे पसंद आई थी। माँ बेटी दोनों अपने दुख की साथी थी। कुमुद जी और रमन जी आदित्य का इंतजार कर रहे थे और इंतजार लंबा होता जा रहा था, लेकिन वो नहीं आया। रमन जी की बूढ़ी आंखें गेट पर टिकी थीं। रात के 9 बज चुके थे, पर उसके आने के कोई आसार नहीं थे। शायद किसी काम में फंस गया हो। कुमुद जी बार बार उसे फोन मिला चुकी थी, लेकिन वो उठा नहीं रहा था। शायद आपको गलतफहमी हुई है, वो नहीं आएगा कभी भी, अपने दादाजी को माफ नहीं कर पाएगा। ये सुनकर रमन जी की आंखों के कोने भीगने लगे। उन्हें अब भी एक उम्मीद थी कि वो आएगा, मगर वो उम्मीद टूटती दिख रही थी। दूसरी तरफ आदित्य अपनी गाड़ी लिए हवेली के बाहर 2 घंटे से खड़ा था। न वापस जाने की हिम्मत हो रही थी और ना ही अंदर कदम रखने की। दिल चाहता था कि अंदर जाकर तुरंत दादाजी को गले लगा ले, लेकिन दिमाग पुराने जख्म याद दिला देता। तभी उसका मोबाइल बजा। उसने सोचा कुमुद जी का फोन होगा, लेकिन देखा तो तान्या कॉलिंग लिखा था। इतनी रात को फोन क्यों कर रही हो? उसने थोड़ा सख्त लहजे में पूछा। दूसरी तरफ से तान्या रोते हुए बोली, प्लीज जल्दी आइए, मम्मी आंखें नहीं खोल रही हैं, कब से आवाज दे रही हूँ, कुछ सुन नहीं रही, किसी को बुलाऊं किसे नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। उसकी सिसकियां सुनकर आदित्य का दिल कांप उठा। रो मत तान्या, एड्रेस भेजो, मैं रास्ते में हूँ। उसने गाड़ी स्टार्ट की और फोन पर बात करते करते निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो तान्या के बताए पते पर पहुंच गया। अंदर जाकर देखा तो उमा जी बेहोश थी। तान्या रोते हुए बोली, पहले किसी भी मुसीबत में पापा के दोस्त गगन अंकल को फोन कर देती थी, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है, तो मैंने बहुत सोच समझकर आपको फोन किया। आदित्य ने उमा जी की नब्ज चेक की और बोला, हॉस्पिटल ले जाना होगा,
चलो, तान्या आंसू पोंछते हुए बोली। प्लीज ले चलिए। आदित्य ने गहरी सांस ली, दिल बड़ा किया और उमा जी को उठाकर गाड़ी में डाल दिया। तान्या साथ थी। थोड़ी ही देर में वो उन्हें पास के हॉस्पिटल ले आए। डॉक्टरों ने तुरंत ही इलाज शुरू कर दिया। बाहर खड़ी तान्या रोए जा रही थी। आदित्य ने उसके पास खड़े होकर कहा, हिम्मत रखो तान्या, कुछ नहीं होगा तुम्हारी माँ को। तभी उसका मोबाइल फिर बजा। इस बार कुमुद जी का फोन था। उसने मजबूरी भरी में कॉल रिसीव की। उधर से सिसकियों भरी आवाज आई, बहुत इंतजार करवा रहे हो आदित्य, तुम्हारे दादा दादी इस दुनिया से चले जाएंगे, तब आओगे क्या? उनकी बात सुनकर आदित्य का दिल कांप गया। दादी जी ऐसे मत कहिए, मैं आना चाहता था लेकिन अचानक काम आ गया था। कुमुद जी फिक्रमंद आवाज में बोली। सब ठीक है ना आदित्य? आदित्य ने तान्या और उसकी माँ की तरफ देखते हुए उन्हें पूरा हाल बता दिया। कुमुद जी की आवाज में इस बार मोहब्बत और मिठास थी। अच्छा वहीं रुको, उस मासूम बच्ची और उसकी माँ का ख्याल रखना। आदित्य ने उन्हें नमस्ते करते हुए उम्मीद की कि एक डोर थाम दी। थोड़ी ही देर में डॉक्टर बाहर आए और बोले, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था, मुश्किल से कंट्रोल हुआ है, अब खतरे से बाहर आए हैं। ध्यान रखिएगा और हर थोड़ी देर बाद ब्लड प्रेशर चेक कीजिएगा। कुछ ही देर में उमा जी को होश आ गया। आदित्य ने डॉक्टर से इजाजत लेकर उन्हें वापस घर छोड़ दिया। घर पहुंचकर उमा जी ने उसकी तरफ देखा और बोली, शुक्रिया बेटा, तुमने इतनी मदद की। इट्स ओके आंटी, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। आदित्य इतना कहकर जा चुका था, लेकिन तान्या के दिल में अपनी मोहब्बत का एक कोमल फूल खिला गया। उधर दूसरी तरफ घर में तूफान मचा हुआ था। 1000 बार कहा है तुमसे, मेरी बात का जवाब मत दिया करो, लेकिन तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आती? अथर्व ने संजना के हाथ पकड़कर उसे जोर से झंझोड़ा तो वो सहम गई। मैंने कुछ नहीं किया, वो कहना चाह रही थी, मगर अथर्व ने उसे बिस्तर पर ऐसे धक्का दिया कि कुछ बोल ही नहीं पाई। पहलू पकड़कर वो दर्द से तड़प गई। खबरदार, जो मेरे बारे में कहीं बाहर कुछ कहा तो मैंने तुम्हें ब्याह कर इस घर में इज्जत दी है। तुम जैसी भागी हुई लड़की को अपनाया और तुम मेरे घर वालों पर इल्जाम लगाओगी? जान से मार दूंगा तुम्हें। क्यों गई थी सिर खोले दक्ष के सामने? दक्ष अथर्व का दोस्त था। वो गलती से घर के अंदर किचन के पास आ गया था। वहां उसकी नजर संजना पर पड़ गई। संजना तुरंत अपना सिर ढककर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी, लेकिन उसकी सास ने बात का बतंगड़ बनाकर अथर्व के कान भर दिए और अब संजना की मुश्किलें बढ़ गईं। संजना 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसकी सास ने ये बात अथर्व से छुपा रखी थी। संजना समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी सास क्या चाहती है, पर यह साफ था कि अथर्व अब बदल चुका था। वो भी बाकी घर वालों की तरह संजना को सिर्फ अपनी इज्जत और जिद से जोड़कर देखने लगा था। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, जवाब दो। अथर्व ने उसके चेहरे पर दर्द साफ देखते हुए भी उसे सीधा किया और चिल्लाया, हमारा बच्चा। संजना ने पहलू पकड़कर रोते हुए कहा। उसकी हिचकियों ने अथर्व को हिला दिया। उसकी नजर संजना के पेट पर जा ठहरी। वो दर्द से करा रही थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने धक्का बहुत जोर से दे दिया था। प्लीज बच्चा बचा लो, संजना दर्द से करा रही थी। ये सुनकर अथर्व के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। वो फौरन संजना को बाहों में उठाकर बाहर लाया और बिना किसी से कुछ कहे गाड़ी में बैठाकर अस्पताल की तरफ दौड़ा। संजना तड़प रही थी। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। अथर्व का दिल घबराहट से कांप रहा था। अस्पताल पहुंचते ही उसने डॉक्टरों से कहा कि सिर्फ महिला डॉक्टर ही संजना को चेक करें। काफी देर तक कोई खबर नहीं आई। अथर्व के लिए हर पल एक सदी जैसा लग रहा था। तो आखिरकार डॉक्टर बाहर आई और बोली, शुक्र मनाइए बच्चा बच गया, वरना थोड़ी और देर हो जाती तो माँ और बच्चा दोनों को बचाना नामुमकिन था। आप इनकी केयर करें, ये शारीरिक रूप से कमजोर हैं। इनकी डाइट का खास ध्यान रखें और कुछ ताकत की दवाइयाँ देती हूँ, इन्हें समय पर देते रहिए। डॉक्टर की बात पर अथर्व ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, लेकिन अगले ही पल उसे संजना पर गुस्सा भी आया कि इतनी बड़ी बात उसने उससे क्यों छुपाई। 2 घंटे बाद वो संजना को गाड़ी में बैठाकर घर वापस आ रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सख्त था। संजना सर झुकाए आंखें मूंदे चुपचाप बैठी थी। दिल में अभी भी डर था कि कहीं उसका बच्चा, मुझे बताया क्यों नहीं, इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई संजना? अथर्व ने गाड़ी चलाते हुए गुस्सा दबाकर कहा। संजना ने उसकी तरफ देखा, फिर धीमे से बोली, सच आप सुन नहीं सकते और झूठ मैं बोल नहीं सकती।
कितने अरसे बाद उसने अथर्व को नाम से पुकारा था, लेकिन अथर्व का गुस्सा और बढ़ गया। बात घुमाओ मत संजना, ये बच्चा मेरा है, इसके बारे में जानने का पूरा हक है मुझे। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आपकी माँ ने मना किया था, संजना ने फौरन कहा। अथर्व ने झटके से गाड़ी रोकी। क्या? माँ ने क्यों मना किया? होश में तो हो ना तुम? उसकी बात पर संजना कड़वी हंसी हंसी थी। जानती थी आप यकीन नहीं करेंगे, पर यही सच है। वजह मुझे नहीं पता। इतना कहकर उसने चेहरा मोड़ लिया। अथर्व ने घूर कर उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। संजना उसे ये नहीं बता सकी कि उसकी सास ने तो उसे जहर देने की कोशिश की थी, पर वो बच गई। अब जानबूझकर ऐसे हालात बना रही थी कि अथर्व गुस्से में उस पर हाथ उठाए और उसका बुरा हाल हो। संजना ने आंखें बंद कर ली। घर पहुंचते ही ममता दरवाजे पर खड़ी मिली। अरे कहाँ रह गए थे? कितनी देर लगा दी आने में? सब ठीक है ना? उन्होंने चिंता से पूछा। अथर्व संजना को सहारा देकर अंदर ला रहा था। संजना की पकड़ उसके हाथों पर और कस गई थी, जिसे अथर्व ने भी महसूस किया। अथर्व ने माँ को संजना की प्रेगनेंसी के बारे में बताया। अरे वाह, मेरे घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। इतनी बड़ी खुशी की बात तुम ऐसे मुंह लटकाकर क्यों बता रहे हो? अरे जल्दी से मिठाई लाओ, मैं सबका मुंह मीठा कराऊंगी, ममता खुशी से बोली। उनकी बातें सुनकर अथर्व ने संजना की तरफ कड़ी नजर डाली, मानो कह रहा हो कि तुम झूठ बोल रही हो। संजना ने गहरी सांस भरते अपनी चालाक सास को देखा। ये लो, ये फाइल सर को देकर आओ। दिया ने तान्या को फाइल थमाई। मैं विकास भाई को दे दीजिए ना। तान्या हिचकिचाई। उन्होंने तुम्हें ही बुलाया है, और वो भी इस फाइल के साथ, दिया ने सख्ती से कहा। तान्या गहरी सांस लेकर आदित्य के कैबिन की तरफ बढ़ गई। इजाजत लेकर अंदर दाखिल हुई। कैसी हैं आपकी माँ? आदित्य ने लैपटॉप से नजरें हटाए बिना ठंडे अंदाज में पूछा। जी अब बहुत बेहतर हैं, आपका धन्यवाद कर रही थी। तान्या ने झट से जवाब दिया। तो फिर ये वापस क्यों भेजी? आदित्य ने उसके सामने शॉल रखते हुए पूछा। तान्या ने वो शॉल अगले दिन ही लौटा दी थी। हम ये नहीं ले सकते, माँ कह रही थी ये बहुत महंगी है, हमारी पहुंच से बाहर, वो खुद हमें दिला देंगी, तान्या ने मासूमियत से कहा। आदित्य का दिल किया कि वो दुनिया की सारी शॉलें लाकर उसके हवाले कर दे। इसमें क्या बुराई है मिस तान्या? आपको पता होना चाहिए कि तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती, देने वाले की नीयत देखी जाती है। न जाने आदित्य कैसे ये बात कह गया। तान्या हैरानी से मुंह खोले उसे देखने लगी। आप हमारे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं? उसकी बात पर आदित्य सचमुच चौंक गया। मिस तान्या, आर यू इन योर सेंस? उसने तिरछी नजर से उसे देखा। आपसे इतना महंगा गिफ्ट क्यों लेंगे हम? तान्या नाक मुंह टेढ़े करते हुए बोली। आदित्य कुर्सी से उठकर उसके पास आया। क्यों, इसमें बुराई क्या है? मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? न जाने वो कैसे इस हद तक बेफिक्र हो रहा था। अच्छा लगने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आपसे गिफ्ट लेना शुरू कर दें। वैसे तो हमें विकास भैया भी अच्छे लगते हैं, कितने अच्छे हैं, सबके काम करते हैं। तान्या ने चुटकी ली। एक मिनट मिस तान्या, आप कोई और उदाहरण भी दे सकती थी। आदित्य के माथे पर बल पड़ गए और वो वापस अपनी सीट पर आ गया। खैर, ये फाइल दो मुझे। उसने हाथ बढ़ाया। मेरे लिए कॉफी लेकर आना। अगला आदेश भी दे डाला। विकास भैया के हाथ भिजवा दूंगी। तान्या ने झट से कहा। तुम क्यों नहीं ला सकती? क्या तुम्हारे पाँव में मेहंदी लगी है? आदित्य ने चिढ़ते हुए कहा। नहीं, कल हम फर्श धो रहे थे तो नंगे पाँव फिसल गए, बस थोड़ा चोट आ गई है। चोट लगी है तुम्हें? आदित्य का दिल अचानक कस गया। नहीं, ज्यादा नहीं, बस पाँव में मोच है। फिर तो तुम्हें छुट्टी करनी चाहिए थी। सोचा था, पर माँ ने कहा कि छुट्टी करोगी तो तनख्वाह कट जाएगी, फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? तान्या की मासूमियत से आदित्य चुप हो गया। इतने अरसे बाद वो उससे इतना बात कर रहा था। कितने साल की हो? उसने नजरें चुराते हुए पूछा। 25 साल, तान्या ने फौरन कहा। आदित्य ने मन ही मन सोचा, ये मुझसे 5 साल छोटी है, पर ये दिल क्यों बेकाबू हो रहा है। इधर अथर्व की हवेली में संजना किचन में खड़ी अपने लिए चाय बना रही थी। अचानक उसे पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा तो एक अजनबी मर्द दक्ष उसे घूर रहा था। संजना ने घबराकर फौरन दुपट्टा चेहरे पर डाल लिया। क्या खूबसूरती छुपा कर रखी है अथर्व ने, तभी तो बाहर किसी और लड़की के पीछे नहीं पड़ता। दक्ष साथ ही साथ
खूब जोर जोर से हंसा। संजना वहां से निकलना चाहती थी, पर दक्ष ने उसकी कलाई पकड़ ली। इस पर संजना का हाथ उसके गाल पर जा पड़ा। दक्ष पागल हो गया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर हाथ उठाए? उसने उसकी कलाई जोर से मरोड़ दी। संजना की चीख हवेली में गूंज गई। तभी अथर्व, जिसे अपनी माँ ममता ने फोन करके बुलाया था कि संजना अकेली है, हवेली की तरफ लौट रहा था। किचन से संजना की दिल दहला देने वाली चीख सुनकर उसका दिल थम गया। जैसे ही वो पहुंचा, उसने देखा दक्ष दोनों हाथों से संजना का दुपट्टा पकड़े था। उसी पल संजना ने जलती चाय की केतली उठाकर उसके मुंह पर उछाल दी। दक्ष दर्द से तड़पकर पीछे हटा, लेकिन उसके छींटे संजना पर भी गिरे। गुस्से में पागल दक्ष फिर उसकी तरफ बढ़ा, मगर इस बार अथर्व बीच में आ गया। उसने दक्ष की कलाई पकड़कर इतनी जोर से मरोड़ी कि उसकी चीखें हवेली में गूंज उठी। छोड़ो मुझे, कसूर मेरा नहीं, तेरी बीवी ने बुलाया था, मुझे कहा था कि अकेली हूँ, आ जाओ, पर तुझे देखकर इसका रंग बदल गया। दक्ष बकवास करने लगा। संजना हैरानी से उसे देखने लगी। खबरदार, अगर मेरी बीवी के बारे में एक और गलत लफ्ज बोला तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा, अथर्व चिल्लाया। उसकी चीखती आवाज से संजना सहम गई और कान बंद कर दिए। अथर्व ने दक्ष को मारते मारते बाहर फेंक दिया। तभी गार्ड भागता हुआ आया। कहाँ मरे हुए थे तुम? ये अंदर कैसे आया? अथर्व ने चिल्लाते हुए पूछा। सर, बाथरूम गया था, गार्ड कांपते हुए बोला। उधर दक्ष जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसकी नाक से खून बह रहा था, जिसने पूरे आंगन को लाल कर दिया। उसके बाजू की हड्डी को तोड़कर उसने रख दिया था। उठाओ इस दक्ष को और ले जाकर इसे कमरे में बंद कर दो। भूखा प्यासा रखना इसे, ताकि दोबारा कभी हमारे परिवार की इज्जत पर आंख डालने की हिम्मत ना कर सके। अथर्व ने पांव की ठोकर से दक्ष को जोरदार लात मारी और वो गेट के पास लुढ़कता चला गया। गार्ड ने फौरन से उसे वहां से बाहर निकाला और अथर्व अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता हुआ किचन की ओर बढ़ा, जहां संजना अभी भी सहमी अपनी जगह पर अपनी कलाई दबोचे खड़ी थी। दर्द से वो रो रही थी। अथर्व, मैंने नहीं बुलाया उसे, वो झूठ बोल रहा था। संजना बुरी तरह कांप रही थी। उसे अथर्व से पहले इतना खौफ कभी नहीं आया था। उसे यही लगा था कि उस शख्स को मारने के बाद अब अथर्व उस पर हाथ उठाएगा, लेकिन अथर्व ने धीरे से उसकी कलाई थामी तो वो सिसक उठी। उसकी आंखों में झांकते हुए जब वो उसके करीब आया तो संजना की सांस जैसे रुक गई। धीरे से उसके गालों से आंसू पोंछते हुए वो उसे अपने होने का एहसास दे रहा था। वो हर दर्द की दवा बन गया था। अजीब सी मोहब्बत थी कि कोई दर्द अब महसूस ही नहीं हो रहा था। उस एक स्पर्श को वो कितने अरसे से तरस रही थी। आज उसी एक लम्हे ने उसे जिंदगी बख्श दी थी। उसकी आंखों में भरोसा जगाते हुए उसने उसकी कलाई को सीधा कर दिया कि संजना दर्द से चिल्ला उठी। बेयकीनी से अथर्व को देखा, जिसने अगले ही पल उसे पकड़ा और कमरे की तरफ ले गया। उसे बेड के पास बिठाया। अथर्व फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसकी जली हुई कलाई पर मरहम लगाने लगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना अथर्व? उसने नम आंखों से पूछा। पागल हो तुम, बीवी हो मेरी, मैं जानता हूँ तुम सर से पैर तक सिर्फ मेरी हो। उसे गले से लगाते हुए कहा, आज अगर मैं वक्त पर ना आता तो तुम खुद को इतना कमजोर मत समझो। याद रखना, जब इज्जत की बात आए तो ऐसे डटकर लड़ो, सामने वाले को सबक सिखाओ। तुम्हारे पति तुम्हारे साथ खड़ा है। उसके माथे पर मोहब्बत से हाथ फेरते हुए कहा, और उस पल संजना दिल से अथर्व के मन में समा गई थी। इसी एक भरोसे के लिए तो वो जी रही थी, और अथर्व अंदर ही अंदर जानता था कि उसकी माँ की असलियत अब खुल चुकी है, जिन्होंने 5 महीने से उसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। लेकिन वो माँ के लिए कुछ गलत कहते हुए भी झिझक रहा था। आदित्य अपने गार्डन एरिया में था। ब्लूटूथ लगाए किसी प्रोजेक्ट की मीटिंग में बात करते हुए टहल रहा था कि अचानक एक कॉल ने उसे डिस्टर्ब किया। कॉल तान्या की थी। उसने फोन कॉल रिसीव की। क्या हुआ तान्या, सब ठीक है? वो फौरन बोला, और तान्या जो गुस्से में उसे सुनाने आई थी एक पल को चुप रह गई। हेलो तान्या, सुन रही हो? तुम ठीक हो? उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। हाँ, हम ठीक हैं, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? तान्या खफा हुई। मैंने क्या किया? ज्यादा मासूम मत बनिए। आपकी दादी हमारे घर रिश्ता लेकर आई थी। अब की बार तान्या ने गुस्से से कहा। क्या? मेरी दादी तुम्हारे घर? उन्हें एड्रेस किसने दिया? आदित्य सच में हैरान था।
ज्यादा बातें मत बनाइए, हमें सब पता है, ये सब आपका किया हुआ है। तान्या नाक भौं सिकोड़ते बोली। अच्छा चलो मान लिया, फिर अब क्या करोगी? मैं खुद रिश्ता लेकर आ जाऊंगा, आदित्य ने जानबूझकर छेड़ा। जी नहीं, हम शादी नहीं करना चाहते किसी भी हाल में। तान्या ने तुरंत इनकार कर दिया। वजह? आदित्य ने सीधे पूछा। कोई वजह नहीं है। उसका लहजा धीमा पड़ गया। हमें अभी पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है, पापा का सपना पूरा करना है। शादी कर ली तो फिर ये सब अधूरा रह जाएगा। उसकी बातें इतनी मासूम थीं कि आदित्य अनचाही ही मुस्कुरा पड़ा। एक पल को उसे लगा कि शायद तान्या किसी और को चाहती है। तुम्हारे सारे सपने मैं पूरा करूंगा, उसने भरोसे से कहा। तान्या का दिल पहली बार जोर से धड़का। आदित्य, आप हमसे मोहब्बत तो नहीं करते? उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया। शायद पहली नजर की मोहब्बत है। आदित्य का लहजा गहरा था। वो अमीर, खूबसूरत मगर खड़ूस सा शख्स उससे अपना इजहार मोहब्बत कर रहा था। तान्या ने घबराकर फोन बंद कर दिया। उसके माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमक उठीं। पहली बार किसी ने उससे इस तरह मोहब्बत का इजहार किया था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कैसे रिएक्ट करे। दादी जी, आप ऐसे कैसे वहां चली गईं? अगली सुबह ऑफिस के लिए तैयार होते हुए आदित्य फोन पर दादी से नाराजगी जता रहा था। बेटा, पैदल थोड़ी गई थी, गाड़ी से गई थी। कुमुद जी हल्का हंसते हुए बोली। लेकिन एड्रेस कहाँ से मिल गया? एक बार मुझसे पूछ तो लेती ना। ऐसे अचानक उनके घर जाना ठीक नहीं लगा मुझे। आदित्य थोड़ा अपसेट हुआ। बेटा, उन्होंने बहुत इज्जत दी। उनकी माँ से तो मैं पहले भी मिल चुकी हूँ। जब उनके पति जिंदा थे तब अपनी बीवी को लेकर अक्सर हवेली आया करते थे। बहुत नेक और शरीफ इंसान थे। तुम्हारे पापा के दोस्त थे। हाँ, आदित्य ने ठंडी सांस भरी। तो आपको उन्होंने हाँ कर दी? उसने संभल कर पूछा। ना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिर मेरा पोता है, खानदान का बड़ा बेटा, कैसे मना कर देती? बल्कि वो तो कह रही थी कि 1 हफ्ते में शादी कर लो। कुमुद जी बेफिक्री से बोली। व्हाट? इतनी जल्दी? आदित्य ने माथा पकड़ लिया। हाँ बेटा, उनका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। तान्या के लिए बहुत परेशान है। बेचारी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। कुमुद जी ने दुखी होकर कहा। चलिए, ऑफिस से वापस आकर बात करता हूँ। दादाजी कैसे हैं? इतने दिनों से बात नहीं हो पाई। तुम खुद पूछ लेना बेटा, बहुत याद करते हैं तुम्हें। कुमुद जी का लहजा नम हो गया। ठीक है, नमस्ते। आदित्य ने कॉल बंद की। कहते हैं वक्त बड़ा मरहम है, लेकिन उसका ये जख्म भरने की बजाय नासूर बन गया था। उसके ईगो पर गहरी चोट लगी थी जिसे वो अब तक दबाकर जी रहा था। कई बार दिल चाहता था संजना और अथर्व दोनों को गोली मार दे, मगर फिर दादाजी की याद आ जाती और वो खुद को रोक लेता। पूरे 1 साल से उसने उन्हें देखा भी नहीं था, न देखना चाहता था। वो अपने बंगले में रहता था, कुमुद जी हवेली में और बाकी लोग अपने अपने घरों में। उसके पिता गगन जी की वापसी इसी हफ्ते होनी थी। वो विदेश गए हुए थे और आदित्य ने उन्हें खबर भी दे दी थी। इस बात से वो बेहद खुश हुए थे। जैसे ही आदित्य ने ऑफिस में कदम रखा, सब अलर्ट हो गए। लेकिन उसकी नजर जैसे ही तान्या की खाली सीट पर पड़ी, दिल गुस्सा हो गया। वो आज नहीं आई थी। अक्सर स्टाफ उसे कनकियों से देखता रहता था। अपने केबिन की ओर बढ़ते हुए आदित्य ने सोचा, लेकिन जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। ऑफिस का बुरा हाल था। हर चीज बिखरी पड़ी थी, फाइलें, कागज, सब इधर उधर। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर तूफान आया हो। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि अचानक टेबल के नीचे से सर निकला। आदित्य ठिठक गया। सामने तान्या थी और उसके हाथ में एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा। आदित्य की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। ये क्या बदतमीजी है? क्या हाल बना दिया है मेरे ऑफिस का? वो भड़क उठा। उसी पल तान्या के हाथ से बिल्ली का बच्चा फिसलकर फिर से टेबल के नीचे घुस गया। तान्या सहम गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आदित्य इतनी जल्दी आ जाएगा। असल में सुबह उसने उस बिल्ली के बच्चे को बाहर ठंड से कांपते देखा तो दया आ गई और वो उसे अपने साथ ऑफिस ले आई। लेकिन नटखट बिल्ली ने सीधे आदित्य के कैबिन का रुख कर लिया और सब बिखेर डाला। तान्या अब तक शर्मिंदा खड़ी थी और सामने आदित्य की आंखों में गुस्से की आग भड़क रही थी। अपना लैपटॉप एक तरफ पटकने वाले अंदाज में रखते हुए आदित्य तान्या की तरफ गुस्से से बढ़ गया। हाउ डेयर यू! हिम्मत कैसे हुई इस बिल्ली के बच्चे को मेरे ऑफिस में लाने की? पास आकर वो इस कदर चिल्लाया कि तान्या ने जल्दी से आंखें बंद कर लीं। आंसू टप टप उसकी पलकों से गिरने लगे। आदित्य कुछ और सख्त बोलने ही वाला था,
लेकिन उसके आंसू देखकर खुद पर काबू कर गया। फिर भी अपने ऑफिस का हाल देखकर उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। जब से ऑफिस में आई हो, सब कुछ बिगाड़ा है, कोई ढंग का काम नहीं किया आज तक तुमने। वो अपना गुस्सा चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसकी बात सुनते ही तान्या ने आंखें झट से खोली। उसकी आंखों में शिकवा था। इस तरह देखना आदित्य को और खींच गया। माथे पर बल डालते हुए उसने इंटरकॉम पर दिया को बुलाया। पूरा ऑफिस ठीक करें और इस बिल्ली के बच्चे को ढूंढकर बहुत दूर छोड़ आए। हमें आपसे शादी नहीं करनी। अचानक तान्या की रोती भरी भरी आवाज सुनकर वो ठिठक गया। इस वक्त ऑफिस में सफाई का काम शुरू हो चुका था और आदित्य किसी के सामने तमाशा नहीं बनना चाहता था। इसीलिए उसने तान्या की कलाई थामी और उसे ऑफिस से लगे छोटे से कमरे में ले गया। क्या कहा? फिर से बोलो। वो 2 कदम की दूरी पर खड़ा गुस्से से बरस रहा था। हमें मत डराइए, हमें अम्मा के पास जाना है। तान्या हिचकी भरते हुए बोली। भेज दूंगा तुम्हें अम्मा के पास, लेकिन ये बताओ शादी से इनकार करने की वजह क्या है? आदित्य और करीब आया तो वो सहम कर पीछे हट गई। आप जालिम हैं। आप एक छोटे से बिल्ली के बच्चे के साथ इतनी दुश्मनी रखते हैं तो कल को अपने बच्चों के साथ क्या सुलूक करेंगे? उसकी मासूम और अजीब मिसाल पर आदित्य थम गया। सामने खड़ी लड़की कितनी आसानी से बच्चों का जिक्र कर रही थी। बच्चों का नाम सुनते ही उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। जब वक्त आएगा ना, तब देख लेना कितने प्यार से रखूंगा उन्हें। वो अब की बार धीमे स्वर में बोला। झूठ, आपको बच्चों से प्यार ही नहीं है। वो रोती हुई बोली। अरे, बिना शादी के बच्चों से प्यार कैसे करूं? और रोना बंद करो। इतना भी नहीं डांटा मैंने तुम्हें। आदित्य का लहजा काफी नरम था। हमें वो बिल्ली का बच्चा चाहिए। वो उसके नरम पड़ते ही फौरन अपनी बात कह बैठी। जी नहीं, उस गधे के बच्चे ने पूरा ऑफिस खराब कर दिया। आदित्य ने फिर डांट लगाई। गधा नहीं, बिल्ली का बच्चा है और बहुत क्यूट है। वो खेल रहा था, थोड़ा शरारती है लेकिन हमें पसंद है। तान्या ने आंखों में नमी लिए रिक्वेस्ट के अंदाज में कहा। मैं क्यों दिलाऊं तुम्हें बिल्ली का बच्चा? तुम तो शादी से मना कर चुकी हो। आदित्य ने हाथ बांधते हुए कहा। नहीं, हम अपना इनकार वापस लेते हैं। आप बस हमें बिल्ली का बच्चा लौटा दीजिए। उसका बाजू थामे वो शर्माते हुए बोली। उसके करीब आकर ऐसे रिक्वेस्ट भरे लहजे में कहना आदित्य को ठिठका गया। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे कि तभी मोबाइल पर कॉल आई। सर, ऑफिस क्लियर है। उस बिल्ली के बच्चे को मौसम के हवाले मत करना। उसके लिए लकड़ी का छोटा सा घर बनवाना। आदित्य ने फोन पर आदेश दिया। जी सर। विकास हैरान रह गया। उसे मालूम था कि आदित्य को जानवरों से सख्त एलर्जी है और आज वही बिल्ली के बच्चे के लिए लकड़ी का घर बनवाने का हुक्म दे रहा था। आप कितने अच्छे हैं। तान्या अपनी खुशी छुपा नहीं पाई और बेकाबू होकर आदित्य के हाथ से लिपट गई। आदित्य का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। बी इन श्योर लिमिट्स, वो गुस्से से बोला तो तान्या सहम कर पीछे हट गई। सॉरी, वो जज्बात में आकर ये कर गई थी, लेकिन तुरंत अपनी गलती मान भी गई। आदित्य बाहर आ गया जहां उसका ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। उसकी होने वाली बीवी को बिल्लियों से इश्क था और वो जानवरों से कोसों दूर भागता था। ये जोड़ी आगे चलकर क्या धमाका करने वाली थी। रुक जाइए माँ। इससे पहले कि ममता संजना को जहर का इंजेक्शन लगाती, अथर्व की अचानक आवाज ने उनका हाथ रोक दिया। संजना की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी खुद को और अपने अजन्मे बच्चे को इन जालिमों से बचाने की, लेकिन ममता ने अब नर्स को बुलाकर ये काम करवाना चाहा था, जो अथर्व की तेज नजरों से डर गई और संजना को छोड़ दिया। संजना लड़खड़ा गई, लेकिन हार नहीं मानी और संभलते हुए अथर्व की ओर बढ़ी। अथर्व, इस लड़की को अभी इसी वक्त तलाक दो, ये मेरा हुक्म है। ममता जी गुस्से से बोली। अथर्व ने संजना को अपने गले से लगा लिया और बहुत खामोशी से उसका सर सहलाने लगा। संजना को ऐसा लगा जैसे इस नरक ने उसे उसका सहारा मिल गया हो। अथर्व ने होश खो दिए थे और बस संजना को अपने गले से लगाए रखा। अथर्व, सुना नहीं तुमने? इस भागी हुई लड़की को अभी तलाक दो। ममता जी का सख्त लहजा गूंजा। बस माँ, अब और मत बोलिए। संजना मेरी बीवी है, मेरे होने वाले बच्चे की माँ है, और आप मेरी बीवी और बच्चे को मारने चली थी। कैसी माँ हैं आप? अथर्व दुख से बोला। अब अगर एक और बार आपने मेरी बीवी या बच्चे के खिलाफ कोई गलत बात कही तो आप मेरा मरा हुआ चेहरा देखेंगी।
और आप जो ये बार बार कहती हैं, भागी हुई लड़की, वो किसी और के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए ही भागी थी, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी और मेरे साथ ही रहना चाहती थी। उसने तो बस अपने प्यार को निभाने के लिए हिम्मत दिखाई। इस हद तक हिम्मत हर किसी में नहीं होती कि अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर भी प्यार को निभा सके। उसके इतने सख्त अल्फाज सुनकर ममता जी सहम गईं। आज बस दुख इस बात का है कि मैं आपका बेटा हूँ, ये कहकर अथर्व संजना को लेकर कमरे से ही नहीं बल्कि घर से बाहर निकल गया। अरे, ये कहाँ जा रहे हो? ममता जी उसके पीछे भागी, लेकिन वो संजना को गाड़ी में बिठाकर वहां से जा चुका था। इकलौता बेटा था उनका और आज वो भी उनसे दूर चला गया। वह आंसू बहाती रह गई और पछताने के सिवा उनके पास कुछ नहीं बचा। अथर्व ने संजना को लेकर रमन जी की हवेली जाने का इरादा किया। वो उसके पापा के दोस्त का घर था और उसे यकीन था कि संजना यहाँ सुरक्षित रहेगी। दादाजी और दादी के पास हवेली में आदित्य और तान्या की शादी हो रही थी। तान्या दुल्हन बनकर हवेली आई। पूरे घर में तान्या का बेहद प्यार से स्वागत किया गया। आखिर वो आदित्य की बीवी थी। हवेली दुल्हन की तरह सजी थी। हर तरफ खुशियां थीं। वो नाजुक सी छुई मुई दुल्हन घूंघट में बैठी थी। उसकी धड़कनें तेज थीं और आदित्य बस उसे देखता ही रह गया। अचानक मेन गेट से एक गाड़ी दाखिल हुई। उसमें से निकलने वाली दो हस्तियों को देखकर आदित्य के जबड़े भींच गए। वो सख्त लहजे में खड़ा हो गया और सामने खड़े लोग भी ठहर गए। अथर्व के साथ खड़ी संजना उसका हाथ कसकर थामे हुई थी। उसकी मौजूदगी ने सबको चौंका दिया। आदित्य की गर्दन अकड़ गई। उसने तान्या की ओर देखा। उसके अंदर का सब्र जैसे कम होता जा रहा था और ये किसी मौत से कम नहीं था। उसकी आंखों में खून उतर आया क्योंकि आदित्य की शादी हो रही थी। दिल ही दिल में अथर्व उसके लिए खुश हुआ था। जब से संजना से शादी करके वो उससे दूर हुआ था, अपनी जिंदगी में हंसना, बोलना, जीना जैसे छोड़ चुका था। उसे हर पल लगता था जैसे आदित्य की जिंदगी से खुशियां निकाल फेंकने वाला वही है। वो खुद को आदित्य का गुनहगार मानता था। दरअसल आदित्य, अथर्व और संजना अच्छे दोस्त थे। आदित्य की शादी संजना से करवा दी गई क्योंकि आदित्य के पापा एक बड़े बिजनेसमैन थे और संजना के पापा उनके साथ रिश्तेदारी जोड़कर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे। जबकि संजना अथर्व से शादी करना चाहती थी, लेकिन अथर्व के साथ संजना के पिता ने उसकी शादी नहीं करवाई और उसे आदित्य से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। तीनों ही एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। अथर्व संजना को साथ लिए हवेली में दाखिल हुआ तो दादाजी ने उसे वहीं रोक दिया। रुक जाओ, इस हवेली के दरवाजे तुम्हारी और तुम्हारी बीवी के लिए बंद हैं। लगता है भूल गए हो, दादाजी ने सख्त लहजे में टोका। संजना की आंखें आंसुओं से भरी थीं। उनकी हालत साफ बता रही थी कि वो तकलीफ में हैं। अथर्व बोला, दादाजी एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, हमें आपकी जरूरत है। इस वक्त हमारे सर पर छत नहीं है। वो संजना का हाथ पकड़कर उनके करीब आया। दादाजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जब 1 साल पहले तुमने संजना से शादी की थी तब साफ कहा था तुमसे कि इस हवेली में लौटकर मत आना, तो अब क्यों आए हो? आज मेरे पोते आदित्य की जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी का दिन है। आज उसने अपना दिल मेरे सामने खोल दिया। मुझे मेरा आदित्य वापस मिल गया और तुम इसे छीनने आ गए। दादाजी ने लाठी पटक दी। उनका गुस्सा सब पर भारी था। अथर्व वहीं रुक गया। आदित्य की मुट्ठियां भिजी हुई थीं। वो इस वक्त सचमुच बेकाबू लग रहा था। अथर्व का सिर झुका था। चेहरे पर गहरी फिक्र और गुस्सा साफ झलक रहा था। वो चाहता तो संजना को अपने फार्म हाउस भी ले जाता, लेकिन संजना की हालत ऐसी थी कि उसे दादी की देखभाल की सख्त जरूरत थी। अथर्व संजना को अकेला नहीं छोड़ सकता था, लेकिन यहाँ तो सब नाराज हो गए थे। वो कितनी भी मिन्नतें करता, उसकी खुददारी टूट जाती। दादाजी ने संजना का हाथ छुड़ाकर वापस धकेलना ही चाहा था कि तभी आदित्य की आवाज गूंजी, दादाजी आप जानते हैं मैं यहाँ हमेशा के लिए रहने नहीं आया हूँ। मैं वापस अपने घर लौट जाऊंगा, तो यहाँ कौन रहता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका लहजा सख्त था, लेकिन साफ लग रहा था कि ये सब उसने अथर्व की फिक्र में कहा है, क्योंकि कुछ तो हुआ था कि वो अचानक संजना को लेकर यहाँ आया था। आदित्य की बात सुनकर दादाजी भी खामोश हो गए। दादी माँ ने फौरन कहा, अथर्व संजना को लेकर अंदर जाओ। उन्होंने हालात संभालने के लिए उन्हें वहां से हटाना चाहा, खास तो वो भी थे। बाद में उनसे बात करने का इरादा कर लिया,
और फिर आदित्य और तान्या की ओर बढ़ गईं। तान्या हैरत से ये सब देख रही थी। उसे आदित्य के सजाए हुए खूबसूरत कमरे में ले जाया गया। कमरा देखकर तान्या का दिल बहुत तेज धड़कने लगा। अजीब से एहसासों ने उसे घेर लिया। दादी माँ ने न जाने उसे क्या क्या समझाकर जा चुकी थी। तान्या बस सिर हिलाती रही, जबकि उसे कुछ समझ नहीं आया। घड़ी की सुइयों के साथ वक्त सरकता गया, लेकिन आदित्य कमरे में नहीं आया। उसका इंतजार करते करते तान्या दीवार से टेक लगाकर आंखें मूंदे सो गई। आदित्य ने कहा, दादाजी वो मुश्किल में है, उसे मत निकालिएगा। उन्होंने आदित्य की तरफ देखा। आदित्य, जिसकी वजह से हमने इतने साल तुम्हें खो दिया था, आज जब वापस मिले हो तो वो फिर से आ गया। दादाजी बस तुम्हें देखकर ही जीते रहे। मैं सब भूल चुका हूँ, आप भी भूल जाइए। ये बात करने के वो काफी देर के बाद कमरे में आया। उसकी तान्या सो रही थी। आदित्य ने दरवाजा लॉक किया और उसके पास आया। उसका घूंघट हटाया तो लगा जैसे बादलों के पीछे से चांद निकल आया हो। वो झुककर उसके माथे को सहलाने लगा कि तान्या ने झट से आंखें खोल दी। वो उसे देखने लगी। आप कब आए? हम कब से इंतजार कर रहे थे। वो थोड़ा ऊपर होकर बैठ गई। नींद की खुमारी में उसकी आंखों में लाल डोरे थे, लेकिन आवाज में बेफिक्री साफ थी। आदित्य का दिल भीतर तक भीग गया, ये सोचकर कि कितना सुकून था कि कोई उसके लिए सच समझकर बैठा था और इतना इंतजार कर रहा था। वो उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। तान्या लजाती रही, पर उसकी बेचैनी आदित्य के सामने छुप न सकी। गुजरती उस रात में दोनों ने दिल से एक दूसरे को अपना लिया। सुबह तान्या ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी कि पीछे आदित्य आकर खड़ा हुआ। आपको अपना कहा याद है ना? आप हमें बिल्ली का बच्चा दिलाएंगे? तान्या ने उसकी ओर मुड़कर लाड़ से कहा। आदित्य ने गहरी सांस ली और उसके चेहरे को देखता रह गया। फिर बोला, मुंह दिखाए का गिफ्ट ले चुकी हो तुम। खबरदार अगर घर में बिल्ली का बच्चा लाई। उसने हल्की सी नाराजगी जताते हुए सोने की चेन उसके गले में पहना दी और हीरे का ब्रेसलेट उसकी कलाई में। लेकिन तान्या का चेहरा अभी भी उतरा हुआ था। हमें चाहिए बिल्ली का बच्चा, वो मुंह बनाते हुए बोली। आदित्य मुस्कुराया। अब अपना बच्चा मिलेगा ना, बिल्ली का बच्चा भूल जाओ। ये कहकर उसने उसे थामा और कमरे से बाहर लाया। तान्या शर्मा गई। कुछ महीनों बाद अथर्व और संजना का एक खूबसूरत बेटा हुआ। वो लोग हवेली में ही बस गए। दादी जी और दादाजी के साथ कई बार अथर्व की माँ मिलने आई, लेकिन उसने उन्हें एक झलक भी बेटे की नहीं दिखाई। वो इस मामले में बहुत सख्त था। दूसरी तरफ आदित्य और तान्या दुबई शिफ्ट हो गए और वहां से वर्ल्ड टूर पर निकल पड़े। तान्या की माँ भी दादी जी की ख्वाहिश पर हवेली में ही आ बसी। एक दिन तान्या बगीचे में खेलते हुए एक प्यारी सी बिल्ली के बच्चे को देख पीछे भागी। तभी आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा। खबरदार अगर इस बिल्ली को हाथ लगाया तो। उसने बिल्ली को खुद उठाया और आगे बढ़ गया। तान्या मुंह बनाती रह गई, पर उसके दिल में सुकून था क्योंकि वो आदित्य की संगत में थी। दोस्तों, प्यार वो सौगात है जो जीवन में रंग भर देती है। सच्चा प्यार करने वाला साथी किस्मत से मिलता है। ये पूरी कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा और सस्पेंस आधारित कहानी को प्रस्तुत करना है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।